Good afternoon, 6th class. Today we will continue our 13th chapter, that name is the Earth in the Solar System. And now we are going to read about the Earth. The Earth is the place where all are live. The Earth is the fifth largest and the third nearest planet from the Sun. It is slightly flattened at the poles. That is why it is described as orange shade planet. बेटा अर्थ ही वो प्लेस है, वो प्लेनेट है जहाँ पर हम सभी रहते हैं, क्योंकि अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है। अर्थ पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है और अगर सन से हम देखें सीक्वेंस तो अर्थ जो है थर्ड प्लेनेट है सन से। फर्स्ट है मरकरी, देन वीनस, उसके बाद अर्थ का नंबर आता है। और ये अपने पोल से स्लाइटली फ्लैटेड यानी कि थोड़ी सी चपटी है, जिसकी वजह से ये हमें ऑरेंज शेप की तरह दिखाई देती है। प्रोबेबली अर्थ इज़ द ओनली नॉन प्लानट विद एम्पल मीन्स होता है बेटा सफिशेंट, यानी कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी चीज़ें वहाँ पर होना। अब देखिए वहाँ पर क्या है, वाटर एंड एयर अराउंड इट। द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड बिकॉज of these seasons. The earth is a unique planet in the solar system that has conditions which favor the existence of life on earth. अर्थ अकेला प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर वाटर है और चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, यानी कि एयर है वहाँ पर, ताकि हमें सफिशेंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिल सके। एम्पल मीन्स होते हैं जितनी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, जितनी हमें एयर की रिक्वायरमेंट है, वो अर्थ प्लैनेट पर एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट मीन्स मौजूद हैं। अर्थ जो ना ही तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा प्लैनेट है। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अर्थ जो है सोलर सिस्टम में यूनिक होता है बेटा, सबसे अनोखा ग्रह है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल होने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो सभी कंडीशन अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। एग्जिस्टेंस होता है बेटा मौजूद होना। नाउ फर्स्ट जो है हमारे पास कंडीशन वो है मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मॉडरेट है, ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से अगर हम सीक्वेंस देखते हैं तो अर्थ थर्ड प्लैनेट है। Enjoys a moderate average temperature at 40 डिग्री सेल्सियस विच इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अब हमारी अर्थ पे अगर हम एवरेज निकालते हैं टेम्परेचर की तो वो 14 डिग्री सेल्सियस है, जो ना ही तो गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है। वाटर इज़ फाउंड इन अ लार्ज क्वान्टिटी ऑन द अर्थ विच इज़ रिक्वायर्ड बाई ऑल द लिविंग बींग टू लिव। एज 3/4 surface of the earth is covered by water, it is also called a blue planet। अब ये देखिए वाटर जो है अर्थ पर लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है और जो कि सभी लिविंग बींग के लिए बहुत ही नेसेसरी थिंग है। जो हमारी अर्थ है वो 3/4 यानी कि फोर्थ में से जो 3 पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब देखिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारी अर्थ के पास जो एटमॉस्फेयर लाइफ को पॉसिबल बनाता है वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। Earth contains the right mixture of oxygen, carbon dioxide and other gases that form a layer surrounding it. This layer of gases is called the atmosphere which is suitable for breathing. अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है गैसेस की, ये सभी एक प्रॉपर मिक्सचर के अंदर अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो अर्थ पर पॉसिबल होती है। और इस सब की एक जो लेयर है, यानी कि जो ये जो गैसेज है इन सब की लेयर हमारी अर्थ के सराउंडिंग होती है। और इसी की वजह से, इन्हीं गैसेस की वजह से ब्रीदिंग, यानी कि जो हम सांस लेते हैं, आपको पता है ब्रीदिंग सिस्टम में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये बेटा ये कंडीशन है जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। नंबर 1 है मॉडरेट temperature, then availability of water, then after a favorable atmosphere। then next topic is satellites। जैसे कि हमारी अर्थ का सैटेलाइट कौन है, मून है। The word satellite is derived from the Latin word settle meaning a companion। companion means होता है साथी, जो कि आपके साथ साथ रहे, तो it means satellite means companion साथी, और an attendant यानी कि जो आपके साथ रहे। तो जो हमारा मून है वो हमारे अर्थ के साथ साथ ही रिवॉल्व करता है। सैटेलाइट आर स्मॉल हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। अब जो सैटेलाइट है वो छोटी हेवनली बॉडी है जो कि प्लैनेट के अराउंड मूव करता है। रिवॉल्व होता है घूमना, मूव करना। द मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स। दे ऑल्सो डोंट हैव एनी हीट और लाइट ऑफ देयर ओन। दे शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ फ्रॉम द सन। अभी देखिए
जैसे प्लैनेट के पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं है, वैसे जो सैटेलाइट होते हैं उनकी भी खुद की हीट और लाइट नहीं है। वो सब कहाँ से लाइट लेते हैं? सब सन से ही लाइट लेते हैं। अब ये देखिए द मून इज़ द आवर सैटेलाइट। The Earth has only one satellite, which is the moon. The diameter of the moon is about 1/4 of the Earth diameter, but it appears almost as big as the sun because it is nearer to our planet. Other than celestial bodies, it is about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अभी देखिए बेटा, हमारी अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, वो है हमारा मून। और जो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से यानी कि 1/4 है। डायमीटर पता है बेटा आपको क्या होता है? आपने मैथ में पढ़ा होगा। जैसे कोई सर्कल है और ये जो हम इसके अंदर एक हाफ लाइन, अगर हम ये जो लाइन इसके सेंटर में हम ड्रॉ कर देते हैं तो बेटा ये जो लाइन है ना इसके सेंटर की, या ऐसे अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये जो लाइन होती है दैट लाइन इज़ कॉल्ड डायामीटर। इसको ही हम डायामीटर कहते हैं। अगर जब हम इसको हाफ लेते हैं तो हम इसको रेडियस बोलते हैं। आपने मैथ्स में ये सम किए होंगे डायामीटर और रेडियस के। तो वो कहता है कि ये जो अर्थ का जो डायामीटर है ना, यानी कि जो मून का डायामीटर वो इससे हाफ है, यानी कि बहुत ही कम है। इनकी साइज़ में जो मून है वो अर्थ से बहुत छोटा है। अब देखिए, लेकिन अर्थ जो से मून बहुत छोटा है लेकिन फिर भी वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि जो मून है वो अर्थ के बहुत नज़दीक है। कितना नज़दीक है? नज़दीक है, लेकिन अब उन्होंने दिया है, डिस्टेंस दिया है, कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर जो मून है वो अर्थ से दूर है। अभी देखिए, जैसे हमारी अर्थ एक दिन में 24 आवर्स में वो अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है 24 आवर्स में, तभी हमारे डे और नाइट बनते हैं। और जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व होती है, सन के अराउंड रेवोल्यूशन करती है, तो वो 365 डेज एंड 4 आवर्स लेती है। तो उसी तरह से मून जो है अपना एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में कितने डेज लेता है वो देखिए। द मून टेक्स अबाउट 27 डेज टू मूव अराउंड द अर्थ। अब देखिए, जो हमारा मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमने में कितने दिन लेता है? 27 डेज लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन, यानी कि और जो उसकी रोटेशन होती है, यानी कि रोटेशन अपनी एक्सिस पे भी उतना ही टाइम ले रहा है, और जो अर्थ के अराउंड वो मूव करता है वो भी उतना ही टाइम ले रहा है, 27 डेज। हैंस वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून, इसीलिए हमेशा हम मून की एक ही साइड को देख पाते हैं। द मून अपीयर्स टू चेंज शेप ड्यूरिंग द मंथ एंड वी विटनेस इट्स डिफरेंट phases. These changes are due to the amount of light of the sun falling on it as it moves around the earth. When the shape seems to be growing, it is called the waxing period, and when it appears to be reducing, it is called the waning period. अब बेटा इसको ध्यान से देखिए, इसको समझिए आप कि इस यहाँ तक तो क्लियर है आपको कि हमें हमेशा मून की एक ही साइड दिखाई देती है, क्योंकि मून की रोटेशन और रेवोल्यूशन की जो टाइमिंग है वो सेम है, 27 डेज। अब आपने बेटा मून को देखा होगा, मून आपको कभी तो बहुत बड़ा लगता होगा, कभी आपको छोटा लगता होगा, कभी वो आपको इस शेप में लगता होगा, कभी वो आपको इस शेप में, कभी वो आपको इस शेप में। तो इस तरह से जो मून की शेप है वो कभी आपको फुल दिखाई देगी, फुल मून दिखाई देगी, कभी आपको छोटा दिखाई देगा, कभी आपको उससे छोटा दिखाएगा। तो वो कहता है ये जो मून की जो शेप्स है, ये जो बड़ी दिखाई देती है, ये छोटी दिखाई देती है, ये किसकी वजह से दिखाई देती है? जो सन की लाइट मून के ऊपर गिर रही है तो उसकी वजह से हमें दिखाई देती है। अगर सन की लाइट मून पर पूरी गिर रही है तो वो हमें फुल दिखाई देता है, अगर हाफ पार्ट पर गिर रही है तो वो हमें उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसका साइज़ दिखाई देता है। और जब मून का साइज़ बढ़ता है, ग्रोइंग होता है बढ़ना, जब मून का साइज़ बढ़ता है तो वो जो पीरियड है दैट पीरियड इज़ कॉल्ड वैक्सिंग पीरियड। जब मून का साइज़ इंक्रीज़ होता है, ग्रोइंग बढ़ता है, तो वो टाइम पीरियड वैक्सिंग कहलाता है। और जब मून का साइज़ रिड्यूस होता है, रिड्यूस मीन्स होता है बेटा कम, जब मून का साइज़ रिड्यूस होता है तो उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं वैनिंग पीरियड। बेटा सी दिस पिक्चर केयरफुली, दीज आर द वेरियस फेजेस ऑफ द मून, यानी कि जो मून की शेप बढ़ती है घटती है उसको ही हम बोलते हैं फेजेस। अभी देखिए, अगर मून की शेप इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे?
वैक्सिंग पीरियड, अगर मून की शेप डिक्रीज होगी यानी कि वो घटेगी तो हम उसको बोलेंगे वैनिंग पीरियड। द मून डज नॉट हैव condition favorable for life. It has neither water nor air. It has mountains, plains and craters on its surface. These cast shadows on the moon's surface. That is why if we look at the moon we see dark spots on its surface. Since the moon has no atmosphere, days are very hot while nights are extremely cold. Scientists have sent many spacecraft to the moon to gather more information about it. अब देखिए बेटा, जैसे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है वैसे मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है जो लाइफ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि ना ही मून पर वाटर है ना ही एयर है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है मून का। मून के पास क्या है, माउंटेन है, प्लेन्स है और क्रेटर्स। क्रेटर्स मीन्स क्या होते हैं बेटा, जैसे कोई एस्ट्रॉइड या कोई बड़ा हेवनली बॉडी जो कि स्काई के अंदर होते हैं और वो मून से टकरा जाए तो वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा होल बना देते हैं। उनके टकराने से बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। उन्हीं जो गड्ढों को हम बोलते हैं क्रेटर्स। यानी कि जो मून के सरफेस पे बहुत सारे क्रेटर्स है, क्योंकि मून का कोई एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं जो कि इन एस्ट्रॉइड को रोक सके। तो ये जो क्रेटर्स है, ये जो बड़े बड़े होल बने हुए हैं वो क्या करते हैं, शेडो बनाते हैं, परछाई बनाते हैं मून के सरफेस पे। और जब हम मून को देखते हैं तो आपको वो जो शेडो है वो हमें डार्क स्पॉट्स की तरह दिखाई देती है, बड़े बड़े धब्बों की तरह दिखाई देती है। ध्यान से देखना बेटा, मून को आपको वो ये डार्क स्पॉट दिखाई देंगे। जबकि मून के पास कोई सरफेस नहीं है तो यहाँ की जो डेज़ है वो बहुत ही गर्म है और जो नाइट है बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा। साइंटिस्ट ने बहुत सारे जो स्पेस क्राफ्ट है मून के पास भेजे हैं, मून की सरफेस पे भेजे हैं, किस लिए, ताकि हम मून के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। Now beta, groundbreaker Neil Armstrong was the first person to walk on the moon, followed by Edwin Aldrin, who was the second person to step on the moon on 20 July 1969। अब देखिए जो सबसे पहले मून पे जाने वाले पर्सन है वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ऑल्ड्रिन। ये सबसे पहले मून के ऊपर गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले मून के सरफेस पे पैर रखा था और ये कब गए थे, 20 जुलाई 1969 को।